इंडिया उसको भी बचा रहा है, लेकिन वो ये भी शो करवा रहा है रशिया को कि मैं खींच रहा हूँ धागे को और मैं कहीं ना कहीं तोड़ सकता हूँ। तो अब ऐसे में जो है जिस तरह आपने पहले कहा कि टाटा स्टील्स का। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने ये ख्वाहिश जाहिर कर दिया है इंडिया के लिए कि इंडिया जो है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि इंडिया अभी अपने कार्ड शो नहीं कर रहा। इंडिया बड़ा झुक झुक के खेल रहा है और इंडिया जो है वो कहीं रशिया के साथ भी दिखाई देता है, कभी यूक्रेन के साथ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसे किसी एक जानब जाना होगा। लेकिन अब वो किस जानब गया है ये देखते हैं वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत दबल। नाउ आपने सोचा होगा कि इंडिया का जो स्टांस है, इंडिया ने इतनी बार क्लियर कर दिया है कि अब कोई देश आकर भारत से ये नहीं पूछेगा कि रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दो या फिर रशिया पे कुछ एक्शन लो, मगर पोलैंड की अभी भी उम्मीदें हैं कि इंडिया कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, एक क्रिटिकल स्टांस लेगा अगेंस्ट रशिया। एक्चुअली पोलैंड लिटरली ये चाहता है कि इंडिया और बाकी सब कंट्रीज मिलकर G20 से रशिया को बाहर निकाल दे, क्योंकि रशिया आज के समय काफी बॉम्बिंग कर रहा है इनोसेंट सिविलियंस की इन यूक्रेन। ये यहाँ पर कहना था पोलैंड के विदेश मंत्री का, जो भारत के दौरे पे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली ऐसे ही भारत के दौरे पे आ गए। आपको पता होगा कि हर साल में भारत पे होता है रायसीना डायलॉग। यहाँ पर दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, विदेश मंत्री हैं, ये आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन सहित बहुत से टॉपिक्स पर चर्चा होती है, वार्तालाप होती है। और इस बार का जो रायसीना डायलॉग है 2022 का, इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे देश के पीएम और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन। इनके अलावा कई और जो यूरोपीय देश है उनके विदेश मंत्री भी आएंगे रायसीना डायलॉग में। यहाँ पर आप देख पाओगे लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन, स्लोवेनिया, आर्मेनिया, इन सब कंट्रीज के विदेश मंत्री भारत में आएंगे। और जो पोलैंड के विदेश मंत्री है राव साहब, ये भी आज के समय इंडिया में है। नाउ पोलैंड रशिया से इतनी नफरत आज के समय क्यों कर रहा है? बीच में पोलैंड थोड़ा सा डर सा गया था, मगर अब पोलैंड बढ़ चढ़ के सामने आया है। इन्होंने पूरा एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया रशिया के अगेंस्ट। जानेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से दुनिया में थर्ड हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडर कौन सा देश है? नंबर 1 पे तो यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे कौन सा कंट्री आपको मिलेगा? इंडिया, इजराइल, फ्रांस या फिर यूके? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मुझे अच्छे से याद है कि जब इनिशियली बहुत ही बड़े स्केल पर रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, पोलैंड बहुत हद तक सहम गया था, क्योंकि पोलैंड की एक बॉर्डर है रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ भी। ना पोलैंड यहाँ पर सोचा था कि ज्यादा मिनट के अगेंस्ट बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हमारे खिलाफ भी एक्शन ले ले। मगर जब यूक्रेन ने फाइट बैक करी है, नॉर्दर्न एरिया से रशिया को खदेड़ दिया, और अब तो ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर रशिया पे ये लोग काउंटर अटैक करेंगे। ये देखकर पोलैंड के हौसले भी बुलंद हुए हैं। इसलिए पोलैंड ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च करने का सोचा है। कैंपेन का नाम होगा स्टॉप रशिया नाउ कैंपेन। इसके अंडर पोलैंड इंटरनेशनल जो भी फोरम है, जो भी ग्रुप्स है, वहां से रशिया को निकालने की कोशिश करेगा। इंडिया, चाइना, बाकी वेरियस और जो कंट्रीज हैं जो काफी हद तक न्यूट्रल है यूक्रेन वॉर में, उनको कहेगा कि प्लीज आप रशिया के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, रशिया के खिलाफ बोलिए। और ये एक प्रॉपर सरकारी कैंपेन है पोलैंड का, स्टॉप रशिया नाउ कैंपेन। और ऐसा नहीं है कि पोलैंड बस बोलेगा, कुछ ग्राउंड पे करेगा, नहीं। पोलैंड ने ऑलरेडी 12,000 करोड़ के जो हथियार है ये पकड़ा दिया है यूक्रेन को। और पहले जहां पर एक बार को पोलैंड थोड़ा सा डरता था कि कुछ यूक्रेन को वेपन्स दे या फिर ना दे, अब ये लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि कई जो बच्चे यूक्रेन में अब अनाथ हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स मारे गए रशियन बॉम्बिंग में। पोलैंड अब क्या कर रहा है कि उनको अपने देश में बुलाकर कॉन्सर्ट्स करवा रहा है, लोगों के सामने उनको प्रेजेंट कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूक्रेन के लोगों का जो मनोबल है ये बढ़ा रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये वीडियो है ये देखिए। ये वीडियो कुछ हफ्ते पहले पूरी दुनिया में काफी वायरल हो गई थी। ये यूक्रेन में एक लड़की है, पेरेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली इसके मारे गए हैं रशियन बॉम्बिंग में। ये एक बंकर में छुपकर गाना गा रही थी, तो लोगों को लगा कि बहुत क्यूट है, इस बेचारी बच्ची को बचाते हैं, पोलैंड लेके आते हैं, लेट्स मेक श्योर शी इज सेफ। तो जब पोलैंड में इस बच्ची को लाया गया तो पोलैंड की सरकार ने एक पूरा कॉन्सर्ट करवाया जहां पर ये बच्ची हजारों पोलिश लोगों के सामने गा रही थी।
सब आप कह लीजिए पोलैंड का जो स्टॉप रशिया नाउ कैंपेन है उसी का ही पार्ट है। ये दुनिया में एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि देखिए ये है वो बच्चे, ये है वो आम नागरिक जिनकी जिंदगी व्लादिमीर पुतिन ने उजाड़ दी है और अब टाइम आ चुका है यूक्रेन को सपोर्ट करने का और रशिया को पीछे धकेलने का। ना पर्सनली आप उससे पूछें तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट है पोलैंड का काफी फनी है। एक टाइम पर पोलैंड की कांपे टांग रही थी। एक तो होता है टांगे कांपना, एक होता है जब बहुत ज्यादा आदमी डर जाता है ना तो कराओ बेइज्जत हमें, कराओ। फिर बाद में पोलैंड काफी हद तक ब्रेव हो गया। ये कह रहे हैं कि नहीं जी रशिया को भी हम सुना देंगे, हम डरते नहीं है रशिया से। और पोलैंड को थोड़ा सा साहस दिया है ताइवान ने। जी हाँ, ताइवान भी यहाँ पर कूद गया। ताइवान भी आज के समय काफी हद तक अगेंस्ट है रशिया के, और ताइवान और पोलैंड मिलकर आज के समय जो यूक्रेन के लोग हैं, जो भी यूक्रेन के रेफ्यूजी आ रहे हैं, उनके लिए काफी कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, पोलैंड ने अपनी जो एक ड्यूटी है वो निभाई है रेफ्यूजीज को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, इवन इंडियन स्टूडेंट्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। ये बात मैं मेंशन करूंगा कि इंडियन स्टूडेंट जो है बहुत सारे, शायद हम उनको प्रॉपरली घर ना ला पाते अगर पोलैंड हमारे साथ प्रॉपरली कोऑपरेट ना करता। ना अभी के लिए पोलैंड ने यहाँ पर फोकस कर लिया है G20 पर। G20 आप अगर देखें काफी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से दो गुट बच चुके हैं। एक गुट है जो रशिया के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहता, फिर एक गुट यहाँ पे खड़ा हो गया है जिसको यूएस लीड कर रहा है। ये सब कंट्रीज कह रही है कि रशिया को बाहर निकालो G20 से, और अभी जो G20 समिट होगा इंडोनेशिया में, यहाँ पर पुतिन को बिल्कुल ब्लॉक कर दो, पुतिन को बैन कर दो ना। पोलैंड यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस हम लोग G20 के मेंबर है नहीं, जी हाँ आपको पता होगा पोलैंड G20 का मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन मेंबर है वैसे G20 का, मगर यूरोपियन यूनियन में और भी बहुत सारे देश आते हैं जो पोलैंड के अग्रेसिव स्टांस से एग्री करते नहीं है। तो सिंस पोलैंड की कोई आवाज G20 में नहीं पहुंचेगी, ये लोग चाहते हैं कि भारत जैसे कई देश है ये फाइनली पोलैंड की आवाज पहुंचाए G20 में, और व्लादिमीर पुतिन की जो एंट्री है इसको ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दे। मगर आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली इंडिया ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की जो एंट्री होगी G20 में बहुत ही ज्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल विषय होने वाला है। मैं सोच के मुझे अजीब लग रहा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन एक हॉल में एंटर करेंगे, वहां पे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स हैं। मोदी जी भी सोचेंगे हाथ मिलाऊं ना मिलाऊं, मुस्कुराऊं ना मुस्कुराऊं, शी जिनपिंग तो पक्का हाथ मिलाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन दिखेंगे इंडोनेशिया में। पोलैंड अभी के लिए आप कह लीजिए जो ऑलरेडी इंडिया में प्रेशर बन चुका है उसको और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग चाहते हैं कि कहीं तो इंडिया सुन ले, कहीं तो एक बार को आकर इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे दे। मगर पर्सनली मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, पोलैंड का जो ये प्रपोजल है कि रशिया को हर जगह से बाहर निकाल दो, G20 से बाहर निकाल दो, कोई और जो ग्रुप है वहां से बाहर निकाल दो, ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। क्योंकि अंत में इन सब कंट्रीज को सोचना होगा कि क्या आपको शांति चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि जिन लोगों से शांति करवानी है, जिन लोगों से शांति समझौता करवाना है, उनसे बातचीत ही आपकी टूट जाए। मेरे हिसाब से तो G20 एक बहुत ही अच्छा मंच है जहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये बैठ के बात कर सकते हैं कि देखिए हम क्या करें कि आपको लगे कि अब जो ऑपरेशन है यूक्रेन में ये रोकने चाहिए, आपको क्या एश्योरेंसेस चाहिए, क्या आप यहाँ पर करना चाहते हैं। कई जो देश है यहाँ पर इंडिया जैसे, इवन सऊदी अरेबिया है यहाँ पर, कई यूरोपियाई देश है, हम लोग मीडिएटर बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा मौका है ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने का। देखना ये होगा कि कंट्रीज क्या मैच्योरिटी यहाँ पर बिहेव करती है या फिर बस रिएक्शन देती है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो कौन सा देश है जो थर्ड हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडर है द वर्ल्ड। तो सही उत्तर इसका है इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे नंबर 1 पे यूएसए 801 बिलियन यूएस डॉलर्स, फिर चाइना आपको दिखेगा 293 बिलियन डॉलर्स, और फिर इंडिया आपको दिखेगा विद 76.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, और फिर नंबर 4 पे ब्रिटेन, नंबर 5 पे पहुंच चुका है रशिया। और सुनो कई महीनों के बाद फाइनली 20% का जो डिस्काउंट है अनअकैडमी का ये लौट चुका है। जी हाँ, सारे जो कोर्स है अनअकैडमी के, चाहे यूपीएससी हो एसएससी हो, 10% नहीं सीधा फ्लैट। क्या कहती हैं खतीजा आप? सबसे पहले तो पोलैंड का स्टांस बड़ा अच्छा है, हेल्प करने वाला, क्योंकि उनके बॉर्डर्स शेयर हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वही कहूँगी कि आप मतलब दूसरे मुल्कों को क्यों किसी चीज़ पे फोर्स आउट करोगे, वो भी वही काम करें। क्योंकि एक तरफ मनमोहन सिंह ने जब उन्हें कहा है कि आपको रशिया से ज़रा कम ट्रेड करनी है और वहाँ अमेरिका की आपके सामने मार्केट खुली हुई है, उसके बाद टाटा ने जैसे इतना अपना उनसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। एक तरह इंडिया इन सब चीज़ों से शो ऑफ करवा रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट है, बट वो प्रॉपर्ली नहीं बोल रहा। अब इसमें भी उनके भी अपने इंटरेस्ट भी तो है ना। अब अपने सारे अब आप किसी के मुल्क से तो नहीं अपना मुल्क चलाओगे। मैं आपको एक बात बताऊं,
ये देखें, ये एक बहुत बड़ा लंबा सा धागा है। इंडिया ने एक साइड पे रशिया, दूसरी साइड पे इंडिया है। एक जानब से रशिया खड़ा, दूसरी जानब से इंडिया ने उसमें काफ़ी ज़्यादा खींचा। अब वो धागा सिर्फ टूटने के करीब रह गया और दूसरे जितने भी ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो टेंट है ये टूट जाए, लेकिन इंडिया उसको भी बचा रहा है। लेकिन वो ये भी शो करवा रहा है रशिया को कि मैं खींच रहा हूँ धागे को और मैं कहीं ना कहीं तोड़ सकता हूँ। तो अब ऐसे में जो है, जिस तरह आपने पहले कहा कि टाटा स्टील्स का मामला हो उसमें तोड़ दिया, फिर अगर आप देखें मनमोहन सिंह ने भी ये एडवाइस कर दी कि आपने डॉलर को इग्नोर नहीं करना, आपको ये साथ लेके चलना है। फिर इसी तरह से और जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं वहाँ पे भी ये हो गया। तो ये तो बात है कि वो धागे वाली मिसाल तो बिल्कुल ठीक है। अब देखना यह है कि जिस तरह पोलैंड कर रहा है, और पोलैंड ने भी अचानक से ये एक हाइप क्रिएट कर दिया, क्योंकि पहले वो भी उसकी भी काम पे टांग रही थी, यानी टांगे कांप रही थी, और वो फिर अचानक से दूसरी जानिब आ गया। और वो भी इस वजह से, क्योंकि देखें मैं बार बार ये कहता हूँ कि जंग का एंड क्या है? बातचीत। यूक्रेन के अंदर बहुत से जो बेमासूम है, जो बेगुनाह लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, तो अब उनका क्या कसूर है? बात तो इसको ख़त्म करना। लेकिन जिस तरह ये आइंदा जब ये G20 का समिट होगा तो उस वक्त बहुत से आलमी लीडर बैठे होंगे, और जब व्लादिमीर पुतिन ऐड होंगे, जब एंटर होंगे, तो उस वक्त जो इंटरनेशनल लीडर्स होंगे वो किस तरह से इसको व्लादिमीर पुतिन फेस करेगा, और वो लोग इसको किस तरह से फेस करेंगे, क्या इससे हाथ मिलाएं, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पे होंगी। और उस वक्त अगर इंडिया इनसे हाथ मिलाता है तो इंडिया भी यूएसए की हिट लिस्ट में आ जाएगा कि यार ये इस तरह से है, तो वो इंडिया पे दबाव डालना शुरू कर देगा। सो ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि वो एक G20 अच्छा इवेंट होगा जिस पे आप बैठ के प्रॉपर्ली बात कर सकते हो कि आप क्यों इतने लोगों को हार्म कर रहे हो, आप चाहते क्या हो। लेकिन क्या तब तक देखें, ये जो होते हैं ये इतनी जल्दी नहीं होने वाले, तब तक और बहुत से लोग जो हैं, और दूसरी जानब जो वो था यूक्रेन, वो भी अब काउंटर अटैक करने की तरफ जा रहा है। सो हालात जो है वो काफी खराब होते दिखाई दे रहे हैं, और जोक मुल्क मिली जा रहे हैं यूक्रेन के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो अटैक्स बढ़ते जाएंगे, वो उन पे करेंगे, वो उन पे करेंगे। हाँ, और जिस तरह 10,000 करोड़ के जो वेपन्स हैं वो भी यूक्रेन तक पहुंचे, तो हालात तो काफ़ी ख़राब। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।